नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। यह क्लास इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है जिनका बैक लगा हुआ है थ्योरी में, या फिर आपका जो भी लेफ्ट ओवर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर करने वाले हैं। मॉडल पेपर 4 है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। ये इससे पहले जो भी क्लास हुई है या फिर इस क्लास को भी यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं www.globaliti.org। ठीक है, इस वेबसाइट का यूज करके आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कैसे डाउनलोड करना है आपको पीडीएफ। यहाँ पे जाना है आपको ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पे। ठीक है, ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नई अपडेट। नई अपडेट का एक ऑप्शन दिखेगा। नई अपडेट पे जब आप क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे मॉडल पेपर का सेक्शन दिखेगा। मॉडल पेपर के सेक्शन पे जब जाओगे आप तो फिर यहाँ से आपको दिखेगा यहाँ पे मॉडल सेट। मॉडल सेट का सेक्शन दिखेगा। इस मॉडल सेट पर जब आप क्लिक करोगे तो फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकेंड ईयर सबके लिए सेक्शन दिया गया है। ठीक है, एक ही बार क्लिक करने पे आपको जो भी मॉडल सेट कराए गए सभी मॉडल सेट के पेपर आपको मिल जाएंगे आपके गूगल ड्राइव में। ठीक है, एक ही बार में पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था तरीका पीडीएफ डाउनलोड करने का। अब चलिए देखते हैं हम लोग आज का अपना क्लास और क्वेश्चन क्या क्या लिया हुआ है हमने इस क्लास में। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा कोड है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को इंडिकेट करता है, तो वो कोड है हमारा BY126। ठीक है, BY126 ये जो कोड है ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए है। तो बस ये आपको कोड याद रखना था, बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ठीक है, अब देखिए ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका कंसेप्ट है कुछ जिसको मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। विच लॉजिक गेट रिफर्स द ट्रूथ टेबल। इसमें ट्रूथ टेबल आपको बताना है कि ट्रूथ टेबल किस लॉजिक गेट के लिए है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला यार, लिखा हुआ है ए और बी, बाहर लिखा हुआ है ए प्लस बी का बार, बाहर लिखा हुआ है ए प्लस बी का बार, है ना। मुझे इतना बता दो कि आर गेट का आउटपुट कितना होता है। आर गेट का आउटपुट होता है ए प्लस बी। आर गेट का ये है आउटपुट, है ना, ए प्लस बी। और ए प्लस बी के ऊपर बार लगा दिया, ए प्लस बी के ऊपर बार लगा दे तो यहाँ पे मैं केवल नॉट लगा दूं, एन ओ आर हो गया, ये हमारा एन ओ आर हो गया, तो एस ए प्लस बी का बार कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। ये क्या हो जाएगा, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंड गेट की बात करें तो एंड गेट के लिए क्या हो जाता है यार, एंड गेट के लिए हो जाता है हमारा आउटपुट ए डॉट बी, ए डॉट बी। यदि मैं इसका ट्रूथ टेबल लिखना चाहूंगा यहाँ पे तो इसका ट्रूथ टेबल क्या बन जाएगा, और एंड गेट का ट्रूथ टेबल 0 0 के लिए 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ए बी लिख लो और ये इसका आउटपुट है। यदि 0 1 करूं तो भी ये 0 ही रहेगा, यदि 1 0 करूं तो भी ये 0 ही रहेगा। जब 1 1 होगा तब जाके इसका आउटपुट हमें कितना मिलेगा, तब इसका आउटपुट हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो ये हो जाता है एंड गेट का ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये हो गया हमारा एंड गेट का ट्रूथ टेबल। नॉट गेट का यहाँ पे दिया हुआ है। नॉट गेट का ट्रूथ टेबल यदि आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ए और ए बार, बस यहाँ 0 करेंगे तो 1 और यदि 1 करेंगे तो 0। ये हो जाता है हमारा नॉट गेट के लिए ट्रूथ टेबल। ठीक है, यदि नैंड गेट का ट्रूथ टेबल की मैं बात करूं, यदि नैंड गेट के ट्रूथ टेबल की बात करूं तो वो कैसा हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, फिर आपको क्या हो गया इसको, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे नैंड गेट के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नैंड गेट, नैंड गेट का इनपुट हमने 2 ले लिया, ए और बी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या बन जाएगा यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, जब 0 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ए डॉट बी कितना आएगा 0, ए में ए 0 है और बी 0 है, दोनों जब 0 0 है, दोनों सिग्नल जब 0 हमारा स्मॉल है तो उस समय हमारा इनपुट जो है आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, और जब एक हमारा इनपुट लो है और एक इनपुट हाई है, एक इनपुट लो है और एक इनपुट हाई है, तो भी हमारा जो आउटपुट होगा आउटपुट हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने इसको 1 लिया, इसको 0 किया तो भी हमारा आउटपुट जो है 1 ही होगा।
और यदि मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि दोनों इनपुट जब हाई लेंगे तब क्या होगा, तो उस समय हमारा आउटपुट जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि जो नैंड गेट का आउटपुट आया है या नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल आया है जस्ट अपोजिट आया है किसके, एंड गेट के। एंड गेट वाले में आपने देखा था एंड गेट का क्या आया है आउटपुट यार, एंड गेट का आपका आउटपुट आया है यहाँ पे 001 0001। ठीक है, जबकि इसका आ गया है 1110 है ना, जहां पे उसमें 1 है वहां पे इसमें 0 है, और जहां पे इसमें 0 है वहां पे उसमें 1 है। इस वाले टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे लास्ट वाले की, सबसे लास्ट वाला जो आउटपुट है इसका। ठीक है, तो बस ये था आपका ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है। जनरेटर में जो भी ब्रश बने होते हैं, जो ब्रश बने होते हैं, ब्रश किसका बना होता है, ब्रश हमेशा हम लोग कार्बन के बनाते हैं। किस मटेरियल का बनाते हैं भाई, कार्बन का बनाते हैं, कार्बन एंड ग्रेफाइट। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बन एंड ग्रेफाइट। अब मुझे इतना बता दो कि जो ब्रश है, ब्रश डीसी जनरेटर में कहाँ पे रखे जाते हैं, एमएनए पे रखे जाते हैं या फिर जीएनए पे रखे जाते हैं। एमएनए और जीएनए क्या है सर, एमएनए है आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और जीएनए क्या है सर, जीएनए हमारा जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो जो ब्रश है हमारा, ब्रश हमेशा हम लोग एमएनए पे ही रखते हैं, जीएनए पे नहीं रखते। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लिए कि ब्रश हमारा किसका बना होता है, ब्रश कार्बन का बना होता है, और इसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, डीसी जनरेटर में हमेशा एमएनए पे रखते हैं। ठीक है, एमएनए पे रखते हैं। चलो अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन फिर से आपसे पुट अप करूंगा इसी में, कि जो हमारा एमएनए है, एमएनए जनरेटर के केस में किस डायरेक्शन में मूव होता है और मोटर के केस में किस डायरेक्शन में मूव होता है, ये चीज आप कमेंट में हमें करेंगे, कमेंट में इसका आंसर करेंगे कि जब जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर के केस में किस साइड शिफ्ट होता है और मोटर के केस में किस साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब ये किस में होता है ये आपको बताना है, ये कमेंट में आप लोग जरूर करिएगा, तो फिर मैं आपका रिप्लाई दूंगा किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है। ठीक है, मेरा कमेंट सनी सर के नाम से जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट देखते रहिएगा। चलो मैं देखता हूं अगला अगला क्वेश्चन। व्हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो, व्हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो। क्या बोला है कि आर्मेचर डीसी जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस हम लोग लो क्यों रखते हैं, लो रखने के पीछे क्या रीजन है। रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर के टेम्परेचर को कम करना है, या फिर रिड्यूस द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करना है, रन आर्मेचर विथ लेस वेट, रिड्यूस आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को कम कर देंगे तो हमारा ईएमएफ बनेगा नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, आर्मेचर करंट को यदि कम करोगे तो वहां पे हमारा ईएमएफ पे इफेक्ट पड़ेगा, सीधे सीधे ईएमएफ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर। भाई इससे टेम्परेचर पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, टेम्परेचर पे प्रभाव आई स्क्वायर आर का तो पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे बात किया कि कम ही क्यों रखते हैं, तो यदि कम रखेंगे तो आई स्क्वायर आर लॉस भी कम होगा, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारे लिए गलत हो गया। ठीक है, अब एक ऑप्शन देख लेते हैं, रन आर्मेचर विथ लेस वेट। यार रेजिस्टेंस से वेट का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस से वेट का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जितना ही कम होगा हमारे आर्मेचर में, हमें ईएमएफ उतना अधिक मिलेगा। ठीक है, जितना जनरेटर में ईएमएफ कम होगा हमें आउटपुट उतना ही मिलेगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप कम होगा हमें आउटपुट उतना ही मिलेगा, इस वजह से हम लोग रेजिस्टेंस लो रखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वुकोल्स रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में वुकोल्स रिले का क्या काम है, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, या फिर ओपन सर्किट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन है, या फिर ओवर वोल्टेज एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, या फिर ओपन सर्किट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और पहला तो मुझे आंसर ये दीजिए कि जो वुकोल्स रिले है वो किस प्रकार का रिले है, मतलब ये किस चीज से ऑपरेट होता है, किस चीज से ऑपरेट होता है। ठीक है, तो चलो मैं इसका आंसर तुरंत दे रहा हूं। जो हमारा वुकोल्स रिले है ये गैस ऑपरेटेड रिले है। कौन सा रिले है भाई, गैस ऑपरेटेड रिले।
ठीक है, ये गैस के द्वारा ऑपरेट होता है जब ट्रांसफार्मर के ऑयल में। और एक बात तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बुकोल्स रिले हमेशा किस ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, ऑयल ट्रांसफार्मर में, ऑयल ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो जब ऑयल में गैस बनना स्टार्ट होता है उस समय हमारा ये बुकोल्स रिले ऑपरेट होता है। इसमें दो अलार्म सर्किट होती है और दो इसमें लीवर भी होते हैं, वो अपने अलग अलग उनका दोनों काम है। ठीक है, चलिए, तो ये जो बुकोल्स रिले है, बुकोल्स रिले हम लोग किस लिए यूज करते हैं भाई, तो बुकोल्स रिले हम लोग हमेशा ट्रांसफार्मर में होने वाले शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड वोल्टेज इससे बचने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो बातें और इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यह गैस ऑपरेटेड रिले है और यह हमेशा ऑयल ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। तो ये दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, ये हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मेन एप्लीकेशन इसमें से क्या हो सकता है भाई, तो जो हमारा यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसका मेन एप्लीकेशन ट्रिगरिंग होता है। ट्रिगरिंग ही इसका मेन एप्लीकेशन है, क्योंकि ट्रिगरिंग हमें एक डायरेक्शन में करना रहता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारा एम्पलीफिकेशन है, एम्पलीफिकेशन के लिए तो हम लोग अपना एम्पलीफायर यूज कर लेते हैं, है ना। रेक्टिफायर में हम लोग डायोड यूज करते हैं और रेगुलेटर सर्किट के लिए फिर दूसरा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉइल इन 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर जो हमारे डीसी स्टार्टर है वो टोटल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं डीसी स्टार्टर। डीसी स्टार्टर 3 तरह के होते हैं, है ना। कौन कौन से डीसी स्टार्टर है मेरे भाई, एक है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर, ये क्या हो गया, एक है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर, फिर एक है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, और एक है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर, तो ये 3 तरह के आपके डीसी स्टार्टर होते हैं। इसने बोला है कि जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर है, इस 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या बोला है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉइल इन 4 पॉइंट स्टार्टर। इसमें एक होल्डिंग कॉइल लगी होती है। होल्डिंग कॉइल तो तीनों में लगी होती है, जो हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर है या फिर 3 पॉइंट स्टार्टर या 4 पॉइंट स्टार्टर, सभी में होल्डिंग कॉइल लगी रहती है। लेकिन इसमें पूछा है कि उसमें एक जो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं उसका क्या काम होता है। तो उसका काम 4 पॉइंट स्टार्टर में ये होता है कि जो हमारी एनसीबी कॉइल है, एनवीसी कॉइल, एनवीसी मतलब कि नो वोल्ट कॉइल, इसका फुल फॉर्म क्या है, नो वोल्ट कॉइल। ठीक है, ये जो कॉइल है इस कॉइल में जाने वाली करंट को लिमिट करे, इस कॉइल में जाने वाली करंट को क्या करे, लिमिट करे। तो लिमिट करंट इन एनवीसी, एनवीसी वाली कॉइल में करंट का लिमिट करना या करंट का कंट्रोल करना, यही काम होता है उस रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which type of line insulator is used at dead end of the HT overhead line। ठीक है, डेड एंड मतलब कि ये मान लो कि ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है या फिर ये हमारा टावर है, ठीक है, और यहीं पे हमारी लाइन आके खत्म हो रही है, यहाँ से आगे लाइन नहीं जा रही है, लाइन यहाँ आगे नहीं जा रही है, बस यहीं पे खत्म हो जा रही है। तो यहाँ पे जो हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं, जो हमारा इंसुलेटर होता है वो इंसुलेटर कौन सा होता है, ठीक है, तो वो हमारा जो इंसुलेटर होता है वो होता है स्टे इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर होता है, स्टे इंसुलेटर। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन यहीं पे आता है कि मोड़ पे, मोड़ पर या सड़कों के किनारे, सड़कों और रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइनों के किनारे किनारे कौन सा इंसुलेटर यूज किया जाता है, इंसुलेटर यूज किया जाता है, उस समय हो जाता है हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर हम लोग यूज करते हैं मेरे भाई, इन स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, अब ये स्ट्रेन इंसुलेटर होता कैसा है सर, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि देखो जो स्ट्रेन इंसुलेटर है ना वो कुछ नहीं है, बस हमारा जो डिस्क इंसुलेटर है, डिस्क इंसुलेटर को हॉरिजॉन्टली ऐड कर देना है। ये सब क्या है, ये सभी के सभी डिस्क इंसुलेटर है। ये एक क्या है, ये डिस्क इंसुलेटर है, ठीक है, ये भी डिस्क इंसुलेटर है। जब डिस्क इंसुलेटर को हम लोग हॉरिजॉन्टली एक से अधिक को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है
स्ट्रेन इंसुलेटर। और जब हम लोग इसको वर्टिकली ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, वर्टिकली, ठीक है, जब वर्टिकली ऐड करते हैं तो उस समय ये बन जाता है हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर बन जाता है इस समय, ये बन जाता है हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी हमारा डिस्क इंसुलेटर ही है। तो इन दोनों का बस संरचना में अंतर इतना है कि जब इसको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किया जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर, और जब इसको वर्टिकली किया जाएगा तो वो हमारा बन जाएगा सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग मोड़ पे या फिर सड़क के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे करते हैं, और नॉर्मली यूज हम लोग सस्पेंशन इंसुलेटर का ओवरहेड लाइन में करते हैं। जहां पे हमारी लाइन खत्म होती है वहां पे हम लोग स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज कर लेते हैं। करेक्ट है बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपसे बोला है कि ये फिगर किस लिए है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने एक फ्यूज दे रखा है इस फिगर में, फिगर मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये आपका S2 एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ये ऑफ कंडीशन में है, ये हमारा फ्यूज है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक स्विच लगा हुआ है, और ये एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट बाहर से लगा रहता है। ठीक है, इसी कॉन्टेक्ट का नाम पूछा है आपसे, ये है क्या। ठीक है, ये क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, ये 240 वोल्ट की एक एनवीसी कॉइल लगी हुई है, एनवीसी कॉइल लगी हुई है, एक आपका यहाँ पे ओवर रिले लगा हुआ है। तो ये क्या है भाई, ये हमारा एक ऑक्सिलरी कांटेक्ट है। ये जो कांटेक्ट है ना K1 वाला, ये जो कांटेक्ट है ये हमारा एक ऑक्सिलरी कांटेक्ट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो पार्ट है दिया हुआ है मशीन का, पूछा है आपसे कि कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा मशीन का सेलिएंट पोल रोटर है। क्या है, सेलिएंट पोल रोटर है। ठीक है, सेलिएंट पोल रोटर है। ये तो फिगर के देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेलिएंट पोल रोटर है सर। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन जनरेटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बनाया है, ये तो हमारा है कम्यूटेटर सर। क्या है, कम्यूटेटर। इतना तो फिक्स है सर कि ये है कम्यूटेटर ही। लेकिन कम्यूटेटर की इस ऊपर वाले हिस्से की बात किया है, ये जो ऊपर हिस्सा बना हुआ है ना, इसकी बात किया है कि ये क्या है। ये पूरा तो है कम्यूटेटर सर, लेकिन ये जो ऊपर हिस्सा, जो ये ऊपर किनारे किनारे निकला हुआ है, वो क्या है, तो वो है हमारा कम्यूटेटर रेजर। क्या है, कम्यूटेटर रेजर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाई एक्साइटर इज एसेंशियल टू रन अ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक होते हैं। देखिए, जो हमारे सिंक्रोनस मोटर में यदि एक्साइटर नहीं यूज करेंगे हम लोग, तो जो हमारा रोटर है, सिंक्रोनस मोटर का रोटर, देखो यहाँ पे होता क्या है, ये हमारी है क्या लग रहा है जैसे इसका रोटर लटक रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, बस ऐसे नॉर्मली आप समझो इसको। ठीक, इधर बाहर आपका एन पोल है और इधर एक आपका एस पोल है। ठीक है, ये आपकी सिंक्रोनस मोटर है, ऐसे ये सिंक्रोनस मोटर का रोटर है। ये जो रोटर है, इस रोटर को हमें सिंक्रोनस स्पीड से घुमाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही हम इसके स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देते हैं, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो इसमें जो हमारा स्टेटर है, इस स्टेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो बहुत तेजी से रोटेट करता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग रोटेटेड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर शॉर्ट में इसको RMF कहते हैं, RMF। तो ये जो RMF है, ये कब प्रोड्यूस होता है, जब हम लोग स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई दे देते हैं। 3 फेज सप्लाई स्टेटर पे तो दे दिए, लेकिन हमारा जो रोटर है वो रोटर नहीं मूव कर रहा है, अभी तक स्थिर है। वो कब मूव करेगा, जब हमें बाहर से सप्लाई देंगे, या जब हम उसको बाहर से सप्लाई देंगे। बाहर से जब सप्लाई देंगे
तब फिर इसका एन पोल जनरेट होगा यहाँ पे और इसका एस पोल जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। जब इस पे एन और एस पोल जनरेट होंगे, जब इस पे पोल्स जनरेट हो जाएंगे तब तो भाई वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से मूव करेगा। यदि मान लो कि आपके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पूरा ऑकर हो गया, ठीक है, और ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड से आकर्षित हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कोई फायदा है आपको? कोई फायदा नहीं है। हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इफेक्टेड होता हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सके, इस तरह का हमें मटेरियल चाहिए, है ना। तो वैसा ही बनाने के लिए रोटर को हम लोग क्या करते हैं, बाहर से सप्लाई देते हैं, बाहर से हम लोग एक्साइटेड करते हैं उस रोटर को कि भाई तुम मूव करो, जल्दी जल्दी घूमो। तो बस जो हमारा एक्साइटर है, उस एक्साइटर का काम इतना होता है कि इस रोटर को क्या करे, सिंक्रोनस स्पीड तक घुमा दे। बस सिंक्रोनस स्पीड तक जैसे ही घुमा देगा फिर हमारा रोटर लॉक हो जाएगा इस आरएमएफ के साथ, लॉक होकर आसानी से सिंक्रोनस स्पीड से मूव करता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है, उसमें स्लिप कितना होता है, स्लिप 0 होता है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सिंक्रोनस मोटर की स्लिप कितनी होती है, तो 0 होती है। आपका यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, रन द मोटर सिंक्रोनस स्पीड, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोटर का नाम क्या है। ये जो आपके सामने मोटर दी हुई है, इस मोटर का नाम आपको बस बता देना है कि ये कौन सी मोटर है ना। देखो यहाँ पे एक फ्यूज दे दिया है, ठीक है, ये आपके सामने एक वाइंडिंग दिया हुआ है और ये आपको एक कैपेसिटर लगा दिया है, इधर कैपेसिटर लगा के फिर यहाँ पे भी एक वाइंडिंग दे दिया है आपसे, और ये हमारा स्विच है, ठीक है, फिर बीच में आपको एक रोटर दे दिया होगा। पूछ लिया आपसे कि ये कौन सी मोटर है। देखो इतना तो क्लियर है कि ये क्या है, ये सिंगल फेज हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इतना तो क्लियर है, ठीक है सर। लेकिन अब हम इसका नाम कैसे बताएंगे, तो देखो सिंगल फेज की जो भी मोटरें होती है उनको पहचानने का एक तरीका होता है, उनको पहचानने का एक तरीका होता है कि यदि उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों दिया हुआ है एक साथ, तो उसको कैसे पहचानते हैं, ये सुनिए। जब भी हम लोग सिंक्रोनस मोटर के कैपेसिटर मोटर की बात करेंगे तो उसमें ध्यान देंगे कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है कि नहीं लगा है। यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है तब तो जो हमारी मोटर होगी वो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर या फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हो जाएगी, इन दोनों में से कोई एक होगी, ठीक है। यदि दो कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होगी, और यदि एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होगी। उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है तब, जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता है उस समय जो हमारी मोटर होती है वो हो जाती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो यहाँ पे देखिए क्या कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है क्या, कहीं पे कहीं पे भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच की बात किया है, कहीं पे भी नहीं किया है, तो ये हमारा मोटर जो है कौन सा हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। अब यदि यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है एक कैपेसिटर, इधर कहीं बीच में आपका एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देता है, इधर कहीं बीच में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देता है, केवल ऐसे लगा के कह देता है कि ये हमारा एक CS है, CS है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। तब क्या करते हैं आप, उस समय कहते कि सर ये हमारी जो मोटर है ये मोटर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, ठीक है। और जब यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा देता, एक कैपेसिटर ऐसे लगा देता, एक कैपेसिटर ऐसे लगा देता और इसी में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देता, तो उस समय जो हमारी मोटर होती वो हो जाती कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हम लोग, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रीवाइंडिंग प्रोसेस। ये जो रीवाइंडिंग का प्रोसेस है ये कौन सा है, तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जुगाड़ वाला सिस्टम है, जुगाड़ वाला सिस्टम है, तो ये हैंड टाइप हमारा सिस्टम है वाइंडिंग करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर कटिंग इन एसी वाइंडिंग। एसी वाइंडिंग में हम लोग किस प्रकार के कफिंग का यूज करते हैं, ठीक है। विच इंसुलेशन इज यूज्ड फॉर कफिंग इन एसी वाइंडिंग। एसी वाइंडिंग में हम लोग किस प्रकार के कफिंग का यूज करते हैं, एम्पायर फाइबर ग्लास टेप या फिर फैब्रिक बेस्ड एडेसिव टेप या फिर फाइबर ग्लास टेप या फिर लेथरॉइड पेपर, इसमें से किसका यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें से फैब्रिक बेस्ड एडेसिव टेप का यूज करते हैं, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप का यूज करते हैं, ठीक है, इंसुलेशन के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ जी चैनल इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जी चैनल का क्या यूज है, तो जी चैनल का यूज होता है टू फिक्स द टर्मिनल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स को फिक्स करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं जी चैनल का, फॉर फिक्सिंग रिले, फॉर फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट, फॉर फिक्सिंग
कॉन्टैक्ट फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कॉन्टैक्ट्स, यस। फॉर फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग डीन रेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मेरे भाई? डीन रेल का यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने के लिए, ठीक है। Which device control the speed of AC motor in AC drive? कौन सा AC ड्राइव इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। बोला है कि which device control the speed of AC motor? AC ड्राइव में कौन सा इसमें से ऐसा डिवाइस है या कौन सा ऐसा सिस्टम है जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, तो वो होता है हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ही हम लोग एसी ड्राइव में मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे दिया हुआ है, फीड फीडबैक दिया है, फील्ड सप्लाई यूनिट दिया हुआ है, एफएसयू माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक है, यस। कम्युनिकेशन दिया हुआ है, केवल कम्युनिकेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द पिकअप वोल्टेज इन ओवर वोल्टेज रिले? ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या होता है? पिकअप की बात क्या है भाई? मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हो आप? पहले पिकअप लेते हो, मतलब मोटरसाइकिल को बहुत तेज से घुमाना तो क्या करते हैं भाई? पिकअप लेते हो, है ना। पिकअप नहीं ले रही है। पिकअप क्या है? पिकअप एक तरह से आप कह सकते हो कि एक स्टार्टिंग बल है, एक ऐसा फोर्स है जो हमें गति में ला रहा है। क्या कर रहा है? हमें गति में ला रहा है ना। तो बस वही तो बात बोला है यहाँ पे कि पिकअप वोल्टेज क्या है। तो ऑप्शन देख लो एक बार, ऑप्शन पढ़ लो कि ऐसा कहीं पे बात कर रहा है क्या कि जिस चीज को गति में लाना हो। वर्किंग वोल्टेज ऑफ रिले, रिले का वर्किंग वोल्टेज है क्या? नहीं, वो वर्किंग वोल्टेज हो जाता है। मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग ऑफ रिले, नहीं, वो रेटेड वोल्टेज होता है हमारा, ठीक है। मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले, यस, टू स्टार्ट द रिले। यहाँ पे बात किया है इसने किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए या किसी चीज को गति में लाने की बात यहाँ पे किया है सी ऑप्शन में, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वह मिनिमम वोल्टेज जिसपे हमारा जो रिले है वो स्टार्ट हो जाए। क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। जब भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है, जब भी कोई फॉल्ट डिटेक्ट करता है हमारा सेंसर, तो वो सेंसर को सिग्नल देता है रिले को कि भाई देखो यहाँ पे फॉल्ट आ गया है, अब तुम स्टार्ट हो जाओ, अब तुम अपना काम कर लो। तो वहां पे एक मिनिमम वोल्टेज क्रिएट होता है जो वोल्टेज रिले को ऑपरेट करता है, ठीक है। उसी वोल्टेज को हम लोग कहते हैं पिकअप वोल्टेज, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी? ऐसा कौन सा इसमें एप्लीकेशन है जिसमें काम केवल और केवल डीसी से ही होता है, उसमें एसी सप्लाई हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो वो है हमारा इलेक्ट्रोप्लाटिक, ये हमने कई बार आपको बता रखा है। और एक और चीज है, क्या है वो? है हमारा बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग में भी हम लोग हमेशा और हमेशा डीसी का ही यूज करते हैं, एसी का यूज कभी नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट मार्क एज एक्स? यहाँ पे जो स्लॉट बनाया हुआ है, इस स्लॉट का नाम बताना है आपको, ठीक है। ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट का पर्पज क्या होता है? इस स्लॉट का पर्पज क्या होता है और इसी का नाम भी पूछा है आपसे। तो देखो ये आपको दिख रहा है ना कि ये कुछ ऐसा खांचा टाइप का बना हुआ है और इसी में जो शाफ्ट के ऊपर पिंस लगे होते हैं, शाफ्ट के ऊपर जो की लगी होती है, की पिंस नहीं उसको की कहते हैं, शाफ्ट के ऊपर की लगाया जाता है ताकि जो हम लोग रोटर लगा रहे हैं शाफ्ट के ऊपर, वो रोटर स्लिप ना करे या फिर वो रोटर इधर उधर मूव ना करे, एक जगह फिक्स रहे। वो कैसे फिक्स रहता है? इसी की के द्वारा, ठीक है। तो इसी में की जाके फंस जाती है और वो इसको अच्छे तरीके से लॉक करके रखती है, ये स्लिप नहीं होने देती है सॉफ्ट पे, ठीक है। टू फिक्स द की वे, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टू फिक्स द की वे, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी सीरीज में हम लोग किस प्रकार का एमसीबी यूज करते हैं? किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित किया जाता है? अच्छा, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी का जो एमसीबी है उसको यूज किया जाता है? तो देखो जो हमारा एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर में हम लोग जी सीरीज का एमसीबी यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा गीजर है, गीजर में हम लोग एल सीरीज का एमसीबी यूज करते हैं, एल सीरीज का एमसीबी हम लोग गीजर में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात क्या है जी सीरीज का, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, डीसी मोटर के प्रकार का नाम दे। यहाँ पे जो डीसी मोटर आपके सामने दिया हुआ है, इसका नाम बताना है आपको कि इसमें से कौन सा
डीसी मोटर का ये टाइप है, किसका कौन से डीसी मोटर का टाइप है ये आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन में जनरली दिया क्या हुआ है, ठीक है, आपको दिया हुआ है कि ये मोटर है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये मोटर है, ठीक है, सॉरी आर्मेचर है। ये क्या है भाई, ये हमारा आर्मेचर है, ये जो है ये हमारी वाइंडिंग है, ठीक है, और ये भी क्या है, ये हमारी वाइंडिंग ही है। तो ये हमारी कौन सी वाइंडिंग है, ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, और ये कौन सी वाइंडिंग है, ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो ये दो तरह की वाइंडिंग हो गई। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारा आर्मेचर शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में हो, शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में हो, तो वहां पे जो हमारी मोटर होगी या जो जनरेटर होगी वो शॉर्ट शंट जनरेटर होगी, ठीक है, शॉर्ट शंट या फिर शॉर्ट शंट जनरेटर या फिर शॉर्ट शंट मोटर। और जब यही कनेक्शन, जब ये वाला कनेक्शन यहां से ना होके यहाँ पे हो जाता, कैसे, यहाँ से ऐसे आके और ये पूरे पे हो जाता, इस तरीके से हो जाता, तो उस समय जो मोटर बनती वो बन जाती है हमारा लॉन्ग शंट जनरेटर या फिर लॉन्ग शंट मोटर, ठीक है। अभी ये क्या है, अभी ये है हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड। यहाँ पे ये जो फिगर आपके सामने दिख रहा है, इस फिगर में डीसी मोटर के कौन से स्पीड कंट्रोल मेथड का हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया है कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है, जो हमारा ये फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग, इस फील्ड वाइंडिंग को दो भाग में इसने क्या कर दिया है यार, दो भाग में इसने ब्रेक कर दिया है, ये दो भाग में क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, यानी कि क्या कर दिया है, दो भाग में डाइवर्ट कर दिया है ना, दो भाग में इसने क्या किया है, दो भाग में डाइवर्ट कर दिया है। तो इसलिए जो यहाँ पे हमारा मेथड होगा वो कौन सा हो जाएगा, सॉरी डाइवर्ट नहीं, दो भाग में मतलब दो पैरेलल पाथ में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे फील्ड पैरेलल मेथड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फील्ड पैरेलल मेथड। या यहाँ पे जो हमारी एसी मोटर होती है, एसी मोटर में जो हमारी वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग इसी तरीके से तो होती है, लेकिन इसी वाइंडिंग को इसने तोड़ दिया है, इसी वाइंडिंग को इसने तोड़ के क्या कर दिया है, इसी वाइंडिंग को तोड़ के इसने बस इस तरीके से जोड़ दिया है, दो वाइंडिंग इसमें बना दिया है, दो वाइंडिंग बना दिया है, तो यानी कि फील्ड पैरेलल मेथड है, ठीक है, फील्ड पैरेलल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which instrument is used to check short circuit fault in electronic circuit in voltage stabilizer? वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। हमने आपको पहले से बता रखा है कि एक डिवाइस है हमारा मल्टीमीटर, उस मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा दोनों टर्मिनल्स को चेक करते हैं, दोनों टर्मिनल्स पे इसका दोनों पॉइंट रखते हैं, एक रेड कलर का जो पॉइंट होता है और जो ब्लैक कलर का होता है उसको रखते हैं। जब इसमें रेजिस्टेंस जीरो दिखा दे, जब इसमें रेजिस्टेंस जीरो दिखा दे तो उस समय ये मान लेते हैं कि ये जो डिवाइस है या उसका जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किटेड हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है, जब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब वो पूरी तरह से जल जाता है तो उस समय जो मल्टीमीटर का रीडिंग होगा वो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दिखा देगा। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का यूज करने का क्या फायदा है। हम लोग क्यों अल्टरनेटर में जो हमारा फील्ड है उस फील्ड को ही घुमाते हैं, ठीक है, फील्ड को क्यों घुमाते हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। टू स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज, ठीक है। और देख लेते हैं ऑप्शन, ये तो हमारे काम लायक चीज है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इजी टू कनेक्ट द लोड विद अल्टरनेटर, ये बात गलत है। इजी टू डिसिपेट द हीट ड्यूरिंग, हीट की कहां से बात आ गई यार, ये भी बात गलत है। इजी टू लोकेट द फॉल्ट इन द फील्ड, इजी टू लोकेट द फॉल्ट इन, नहीं यार, फॉल्ट को कैसे पता करोगे आप, ये तो बात गलत हो जाएगी यार। यहाँ पे ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या आ जा रहा है
कि केवल 2 ही स्लिप रिंग हमें यूज करना पड़ रहा है, ये भी एक फायदा है, ठीक है। और ये फायदा में हम लोग क्यों ले रहे हैं, इसको हम लोग इतना एडवांटेज में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारी स्लिप रिंग होती है बहुत कॉस्टली होती है, बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आपको इतना ही दिया हुआ है, तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है, इसलिए हम लोग ए ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी और भी रीजंस है, रीजंस को यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टार्टर सिंबल, ये जो आपके सामने सिंबल दिया हुआ है, इस स्टार्टर के सिंबल का नाम बताना है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक डेल्टा बना हुआ है, एक यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो ये जो हमारा स्टार्टर है, ये कौन सा स्टार्टर हो जाएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाएगा, क्योंकि एक स्टार और डेल्टा का कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सिंपल था पहचानना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड विथ थिक वायर, क्या बोला है, थिक वायर, मतलब मोटे वायर से क्यों बनाया जाता है, ये आपसे बोला हुआ है। क्योंकि जो हमारी डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर का फिगर हमने अभी आपके सामने बनाया था और आपको दिखाया भी था कि डीसी सीरीज मोटर में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग किधर लगी होती है। देखो ये जो हमारा फिगर है, ये है डीसी सीरीज का, की बात की मोटर की ना, चलो कोई बात नहीं। ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा सप्लाई है और ये है हमारा आर्मेचर, ठीक है। और इसी सप्लाई से जो करंट आएगी, आई एल करंट जो इधर से आ रही है, वही करंट किस में जा रही है, आर्मेचर में जा रही है। मतलब कि पूरी की पूरी करंट कहां से होके बहेगी, पूरी की पूरी करंट फील्ड वाइंडिंग से होके बहेगी, फील्ड वाइंडिंग से होके बहेगी। तो भाई ज्यादा करंट को फ्लो कराना है, ज्यादा करंट को फ्लो कराना है तो उसमें पतला वायर यदि आप यूज करेंगे, तो आप जानते हो कि पतले वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। जब हम मोटा वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस, हमने क्या बोला यार, पतले वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, पतले वायर का रेजिस्टेंस कम नहीं, पतले वायर का रेजिस्टेंस अधिक होता है और मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों, क्योंकि पतला वायर यदि लेंगे तो आर आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो जिसकी एरिया कम होगी उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो, तो इस वजह से जो हमारा वायर होगा, वायर का एरिया अधिक लेना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम होगा तभी जाके वहां से करंट अधिक से अधिक फ्लो कर पाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, टू कैरी द लोड करंट, यस ये ऑप्शन में ही हमें सही होता हुआ दिख रहा है, ये ऑप्शन ही। बाकी का ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन, गलत। टू रेगुलेट फील्ड वोल्टेज, गलत। टू कीप मैक्सिमम इंडक्टेंस, ये भी गलत हो जाएगा। टू कैरी द लोड करंट, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसी फील्ड वाइंडिंग से पूरी की पूरी हमारी जो लोड करंट है वो फ्लो हो रही है। तो भाई हमारा जो वायर है ना, वो वायर कंपेयर देन शंट फील्ड वाइंडिंग, इसे मोटा लेना पड़ेगा। यदि मोटा नहीं लेंगे तो हमारी वाइंडिंग ही जल जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट दिया हुआ है जिसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कह सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ। रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, स्टेटर और रोटर के बीच में रिलेटिव स्पीड, स्टेटर और रोटर के बीच का जो रिलेटिव स्पीड होता है वो ns माइनस एनआर होता है। ns माइनस एनआर को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्लिप, स्लिप स्पीड, ठीक है। ns माइनस एनआर को हम लोग कह देते हैं स्लिप स्पीड। चलो उधर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं उधर से हट गया। नेक्स्ट है फुल लोड स्पीड। फुल लोड स्पीड पे भी जो हमारी मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमेगी, ये बात गलत है। नो लोड स्पीड, ये भी बात गलत है। यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से मूव करती है। अभी हमने आपको बताया कि जब हम लोग स्टेटर पे सप्लाई देते हैं तो उसमें एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो किस स्पीड से मूव करता है, सिंक्रोनस स्पीड से मूव करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे विशेषता दिया हुआ है मोटर का, मोटर की यहाँ पे कौन सी विशेषता दी गई है आपके सामने ये बताना है। ये जो एक्सिस है ये स्पीड का एक्सिस है, ये टॉर्क का एक्सिस है, ठीक है। और ये आपके सामने एक ग्राफ ऐसे दे दिया गया है ड्रॉपिंग नेचर का, ठीक है। और आपसे पूछ लिया गया है कि ये किस मोटर का ग्राफ है, ठीक है, किस मोटर का ग्राफ है। तो ये हमने आपको स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जब बताया था तो वहीं पे एक ही साथ सबका बता दिया था। एक हमने यहाँ पे लाइन ली थी
एक हमने यहाँ पे सीधी लाइन ली थी, ये जो थोड़ा सा कम हुआ था, जो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ था जो आर्मेचर ड्रॉप की वजह से, तो ये कौन सा था भाई, ये हमारा था शंट शंट मशीन या फिर शंट वाउंड, शंट रोटर ही लिख लो या शंट मोटर लिख लो, ठीक है। ये हमारा शंट मोटर था, जो थोड़ा सा अधिक था वो क्या था, वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर था। जो थोड़ा सा अधिक था, इस पे थोड़ा सा जो नीचे था वो कम्युलेटिव कंपाउंड था, तो यहाँ पे कम्युलेटिव कंपाउंड ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कम्युलेटिव कंपाउंड, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही। वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रीफर, जो हमारी डीसी कंपाउंड मोटर है उसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो डीसी कंपाउंड मोटर को हमने आपको कई बार बताया है कि इसका यूज हम लोग अक्सर लिफ्ट सर्किट में करते हैं। जो हमारी डिफरेंशियल मोटर है इसका यूज हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। डीसी शंट मोटर का यूज हम लोग लेंथ मशीन में या फिर बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। और डीसी सीरीज मोटर का यूज हम लोग हाई स्टार्टिंग टार्क या फिर ट्रेन में या हाईएस्ट में करते हैं या फिर रेलवे में करते हैं, ठीक है, रेलवे इंजन में। यहाँ पे बोला है डीसी कंपाउंड मोटर, तो डीसी कंपाउंड मोटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी स्पीड स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन लोड क्या होता है, लोड वेरिएबल होता है। कांस्टेंट लोड रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट स्पीड रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिइंग लोड रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लिफ्ट की स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन वहां पे लोड बदलता रहता है। एक ही बार कभी 50 लोग चढ़ जाते हैं, कभी 10 लोग चढ़ते हैं, कभी 5 लोग चढ़ते हैं, तो वहां पे लोड तो बदल रहा है लेकिन वो एक ही स्पीड से आपका लिफ्ट चलता रहता है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं भाई, हेक्साडेसिमल में कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल होते हैं आपके 16। यदि मैं ऑक्टल की बात कर दूं तो ऑक्टल में कितना होता है, ऑक्टल में हमारा 8 होता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे बाइनरी में, तो बाइनरी का कितना होता है, 2 ही होता है, ठीक है। बाइनरी का कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 16 ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16, ठीक है। चल नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ पोल ऑफ 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग लिख लो, एक फॉर्मूला लिखो। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा मशीन में कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली पूछा है। चलिए एक मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपके लिए, फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ पर फेज पर पोल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइल, टोटल नंबर ऑफ कॉइल अपॉन नंबर ऑफ फेज इनटू नंबर ऑफ पोल, इनटू नंबर ऑफ पोल, ठीक है। इस फार्मूले को बस आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखेंगे ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे आप, ठीक है। चलो टोटल नंबर ऑफ कॉइल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो चीज नोट कर लो। टोटल नंबर ऑफ कॉइल आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइल 12 दे रखा है ना। फिर क्या दे रखा है, फेज कितना है भाई, फेज आपका है 3, फेज है 3, ठीक है। और पोल कितना है, पोल दे रखा है आपको 2, पोल दे रखा है 2। ये जो स्लॉट्स दिया हुआ है खांचे, इसका हमें काम नहीं है, इसका हमें यूज नहीं करना है। टोटल नंबर ऑफ कॉइल कितना है भाई, 12, ठीक है भाई। टोटल नंबर ऑफ फेज कितना है सर, टोटल नंबर ऑफ फेज 3 है, 3 फेज है ना, 3 फेज की बात क्या है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं सर, 2 पोल है, कितने पोल है, 2 पोल है। इसको काटो, ये 6 बार में फिर ये 2 बार में, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2। तो ये क्या आया, ये जो 2 आया है ये 2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर फेज पर पोल, पर फेज पर पोल क्या है ये, पर फेज पर पोल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स पर पेज पर फेज पर पोल है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल, यहाँ पे कॉइल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ कॉइल
पर फेज पर पोल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पेयर ऑफ पोल। पेयर मतलब क्या होता है यार? जोड़ा। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। यहाँ पे हम एक पोल की बात कर रहे हैं, इसने बोला है कि जोड़ा, मतलब पेयर ऑफ पोल में कितना होगा। तो यदि एक पोल में दो है तो पेयर ऑफ पोल में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे बात कर लेंगे पेयर ऑफ पोल की। यदि मैं यहाँ पे बात कर लूँ पेयर ऑफ पोल, तो 2 इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। 2 इंटू टू इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो 2 आया है किसके लिए आया है? ये टोटल नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पोल है, लेकिन पर फेज पर पेयर ऑफ पोल की बात किया है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो पेयर ऑफ फेज के पेयर ऑफ पोल के लिए हो जाएगा आपका 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, चल। विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड? यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग आपके सामने चित्रित की गई है, ये क्वेश्चन में बोला है आपसे। तो भाई देख लो, ये वाइंडिंग का फिगर तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार हाईलाइटेड कर दे रहा हूं। ये जो आपके सामने वाइंडिंग दी गई है, ये ऐसा दिख रहा है कि ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है? ये हमारी जो वाइंडिंग है ये प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग है। ठीक है, लैप वाइंडिंग ये है क्योंकि यहाँ पे ये जो नीचे हमारा नीचे का जो शेप दिख रहा है, ये नीचे का शेप ओपन नहीं है। वेव वाइंडिंग में क्या होता है? वेव वाइंडिंग में ये कुछ इस तरीके का होता है ना, ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ता जाता है ऐसे वेव वाइंडिंग में, जबकि लैप वाइंडिंग में ये कुछ इस तरीके से नीचे से बंद होता जाता है। तो ये प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच? यदि कॉइल पिच हमारा पोल पिच से कम है तो, ये तो यार बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये मैं कई बार आपको बताया हूं और कई बार कंसेप्चुअली मैं इसको डिस्क्राइब भी किया हुआ हूं। ठीक है, देखो जब भी हमारा कॉइल पिच पोल पिच के बराबर हो जाए, कॉइल पिच पोल पिच के बराबर हो जाए, तो वो जो हमारी वाइंडिंग होगी वो फुल पिच वाइंडिंग हो जाएगी। वो जो वाइंडिंग होगी वो फुल पिच वाइंडिंग हो जाएगी जब कॉइल पिच पोल पिच के बराबर हो जाए। ठीक है, और जब कॉइल पिच पोल पिच से छोटा हो जाए, पोल पिच से जब छोटा हो जाए, तो वो जो हमारी वाइंडिंग होगी वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी। ठीक है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी। और जब कॉइल पिच पोल पिच से बड़ा हो जाए, तो वो जो हमारी वाइंडिंग होगी वो लॉन्ग पिच वाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और जब कॉइल पिच की संख्या पोल पिच से आधी हो जाए, तो हमारी हाफ पिच वाइंडिंग हो जाएगी। बात समझ में आ गई? लिख लो यहाँ पे, कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे बना लो ताकि ये हमेशा याद रहे आपको। ये हो गया कॉइल पिच इज ग्रेटर देन पोल पिच, उसके लिए ये है। ठीक है, जो हमारा कॉइल पिच है, कॉइल पिच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पोल पिच। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा? कॉइल पिच इज इक्वल टू पोल पिच। ठीक है, ये चारों पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। थोड़ा पेन पेपर भी साथ में लेके बैठा करिए, ताकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जब मिले आपको तो उसको साथ में आप नोट करते जाइए। ये जो चारों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये चारों पॉइंट्स आपके कभी एग्जाम में 1 नंबर तो दिला ही सकते हैं, चाहे आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर दें या जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे, वहां पे 1 नंबर ये दिलाने के लिए खराब नहीं है। ठीक है ना, चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकल चरण मोटर किस प्रकार का यहाँ पे देखो, जो मैं पीछे आपको बताया था जहां पे आया था क्वेश्चन ये, तो वहीं पे मैं आपको कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर और मोटर की बात किया था, और मैं आपको बताया भी था कि जब 2 कैपेसिटर का हम लोग यूज कर लेंगे और उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल हमारा स्विच लगा हो, 2 कैपेसिटर का यूज कर लेंगे और हमारा एक क्या लगा हो? सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हो, तो वो जो मोटर होगी वो मोटर हो जाएगी हमारी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कौन सी मोटर हो जाएगी? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली आपको दिख रहा है कि सर 2 कैपेसिटर तो लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है क्या? यस सर लगा हुआ है। ये जो देखिए यहाँ पे आपको एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच दिख रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल एक स्विच लगा है, तो ये हम आंख बंद करके मार देंगे सर, ये हमारी जो मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे यदि ये कैपेसिटर हटा देता, ये कैपेसिटर हटा के ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है यहाँ पे जोड़ देता, तो ये हमारी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर हो जाती। इतनी बात हमें याद होगी है सर। जब इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं दिया होता तब क्या होता? तो जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं दिया होता उस समय हमारा हो जाता है ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ये तीनों मोटर पहचानने का तरीका हमने पहचान लिया, हमने जान लिया है। ठीक है, चलो जान लिया तो अच्छी बात है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट? ये जो कंट्रोल सर्किट आपके सामने दिया हुआ है इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, एक बार पहले भी इसको मैं करा चुका हूं, फिर भी इसको कर लीजिए। ये आपका इंचिंग कंट्रोल सर्किट, बस ये कंट्रोल सर्किट का नाम आपको याद रखना था। ये सर्किट हमने कराया भी है कोर्स में, आपको वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, व्हाई एक्साइटर इज एसेंशियल टू रन अ सिंक्रोनस मोटर? ये क्वेश्चन तो अभी हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which type of winding wire is used for rewinding submersible pump? सबमर्सिबल पंप को रीवाइंडिंग करने के लिए कौन सा हम लोग वायर यूज करते हैं? ठीक है, तो हम लोग हमेशा इसमें जो हमारा सबमर्सिबल मोटर है, सबमर्सिबल मोटर में हम लोग हमेशा ऐसा वायर यूज करेंगे जो थोड़ा सा क्या करे, जो थोड़ा सा नमी से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हमारी जो मोटर सबमर्सिबल मोटर होती है वो हमेशा भीगी हुई होती है। उसमें ऐसा ही वायर हम लोग ऐसा इंसुलेशन यूज करते हैं जो थोड़ा सा नमी से प्रोटेक्शन करे वाइंडिंग को। ठीक है, इसलिए हम लोग वहां पे यूज कर लेते हैं पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अगले मॉडल पेपर को लेके। धन्यवाद।